यस मैम। यस मैम। जो तीसरा टाइप है एनर्जी ट्रांसफर का या एनर्जी ट्रेवल का, वो है रेडिएशन। रेडिएट करना या विकिरण करना। ठीक है, कोई चीज होती है सेंटर में, ठीक है, उसके अंदर से एनर्जी निकलती है, वो किसी फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, और वो एनर्जी यानी सेंटर से, केंद्र से बाहर की तरफ जाए, किसके फॉर्म में? किरण के रूप में। किरण किसको बोलते हैं? ये जो मूवमेंट होती है, लहरदार जो मूवमेंट होती है ये, ठीक है, ये होती है किरण या वेव। ठीक है, इसमें, ठीक है, एक एंटीक्लीन होता है, एक सिनक्लीन होता है, एंटीक्लीन सिनक्लीन इस तरीके से होता है, ये वेव होती है या किरण होती है। ठीक है, तो जब एनर्जी वेव के रूप में, किरण के रूप में ट्रेवल करती है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कोई ऐसा सोर्स एनर्जी का, ठीक है, कोई ऐसा सोर्स एनर्जी का जहां से एनर्जी किरणों के रूप में चारों तरफ ट्रेवल करती है, निकलती है। जैसे कि हमारे केस में अगर हम देखें तो जो सन है वो एक स्टार है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम उसके अंदर है, और वहां पे एनर्जी बनती है, और उसके चारों तरफ जो किरणें हैं, ठीक है, आपको दिखाई देंगी। तो पृथ्वी तक जो भी एनर्जी आती है सूर्य की, वो कंडक्शन के फॉर्म में नहीं आती है, वो कन्वेक्शन के फॉर्म में नहीं आती है, बल्कि वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है। कंडक्शन, पृथ्वी सूर्य जो है डायरेक्टली एक दूसरे से फिजिकली टच में नहीं है, ठीक है, और कन्वेक्शनल करंट के जरिए, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक एनवायरनमेंट है, गैसियस एनवायरनमेंट है, गैसों का एक आवरण है, बीच में है। तो यानी गैसों के जरिए, कन्वेक्शनल करंट के जरिए, यानी हमने कहा ना कि गैसेज के अंदर कन्वेक्शनल करंट हो सकती है और एनर्जी ट्रेवल हो सकती है, लेकिन वो एनर्जी ट्रेवल बहुत लंबी दूरियों तक नहीं होती। अब जैसे अर्थ और जो है सूर्य का अगर हम उदाहरण लें तो लगभग 15 करोड़ की जो है किलोमीटर की दूरी इनके बीच में है, ठीक। तो इतनी लंबी दूरी तक जो है गैसियस माध्यम में भी कन्वेक्शनल करंट के जरिए एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे तो इतनी दूर सूर्य से हमारे पास जो ऊर्जा आती है वो किस रूप में आती है? वो विकिरण के रूप में, रेडिएशन के रूप में आती है, ठीक है। सूर्य से निकल रही है और वो किरणों के रूप में ट्रेवल करती हुई
पृथ्वी तक, यानी ये सूर्य की जो किरणें हैं ट्रेवल करती हुई, यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूरी तक ट्रेवल करती हुई अर्थ तक पहुंचती हैं। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश का शब्द जो रेडिएशन है, तो रेडिएट करना भी यही होता है। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ आना, एक जगह से रास्तों का या किसी भी चीज का बाहर की तरफ जो निकलना होता है एक सेंटर से। ठीक है, तो वो क्या हो गया, रेडिएट करना, यानी यहां से ये चीजें रेडिएट कर रही, बाहर की तरफ निकल रही। क्लियर है? तो इसका अर्थ हम ये समझें कि यूनिवर्स के अंदर जो लंबी दूरियां हैं, ठीक है, वहां तक जो एनर्जी का ट्रेवल है, हमने कहा ना बिग बैंग है, उसके बाद जो है पदार्थ बिखरे, नए पदार्थ बने, एनर्जी भी इतने उस तक ट्रेवल करी, तो वो एनर्जी ट्रेवल जो है कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू नहीं कर सकती। इतनी लंबी दूरी यूनिवर्स के अंदर इतनी लंबी दूरियों तक जो है एनर्जी का ट्रांसफर है, ट्रेवल है, वो कंडक्शन या कन्वेक्शन के जरिए नहीं हो सकता, बल्कि वो रेडिएशन के जरिए ही होता है। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन है वो किसके चलता है, यानी वो माध्यम किस तरह के, रेडिएशन किस तरह के, हमने कहा ना कि कंडक्शन है सॉलिड माध्यम में हो सकता है। ठीक है, सॉलिड माध्यम में हो सकता है, और कन्वेक्शन है गैसियस में और लिक्विड में हो सकता है। तो रेडिएशन किस तरह के माध्यम में हो सकता है, तो रेडिएशन जो है गैसियस माध्यम में हो सकता है, गैसियस माध्यम में हो सकता है, यानी गैसों, जैसे मान लो गैसेज हैं ये, इनके बीच में काफी जगह होती है, तो उनके अंदर से जो है आपकी एनर्जी की जो वेव है, एनर्जी की जो किरणें हैं, ठीक है, तो वो मान लीजिए ये आ रही है एक किरण, तो बीच में जगह है, काफी जगह है, तो इसीलिए ये ट्रेवल कर सकती है गैसियस माध्यम में, क्योंकि बीच में, यानी इन गैसों के कणों के बीच में काफी सारा खाली स्पेस होता है। ठीक है, उसके अलावा निर्वात में, निर्वात में भी ये ट्रेवल कर सकती हैं। निर्वात मतलब जहां पर वायु नहीं है, जहां पर गैसें भी नहीं हैं। निर्वात का मतलब जो बिल्कुल एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं है, ना वहां पे कोई सॉलिड है, ना कोई लिक्विड है, ना ही कोई गैसियस चीज है। ठीक है, निर्वात जहां पर वायु भी, वायु रहित, वायु विहीन जो है। ठीक है, तो हमने कहा ना, जैसे मान लो ये यूनिवर्स है, ये सॉलिड मटेरियल हो गया। ठीक है, तो इनके चारों तरफ जो है कुछ जो गैसों का आवरण होता है, गैसेज होगी, तो कुछ ऐसा स्पेस भी होता है जहां पर कुछ भी नहीं होता है, निर्वात होता है, वहां पर ना तो कोई सॉलिड मटेरियल है, ना कोई लिक्विड मटेरियल है, ना ही वहां पर गैसेज अवेलेबल है। ठीक है, तो वो क्या होता है, निर्वात होता है। तो यानी यूनिवर्स के अंदर काफी सारा एरिया ऐसा है जो निर्वात है, बिल्कुल रिक्त है, वहां पर इवन गैसेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम निर्वात। ठीक है, उसको बोलेंगे निर्वात। अब देखो, कंडक्शन के जरिए एनर्जी ट्रेवल है, अगर ये कण यहाँ पे है, एक कण यहाँ पे है, इसको तुमने गर्म कर दिया, तो बताओ ये दूर खड़ा ये कैसे जो है गर्म हो सकता है। ठीक है, अब मान लो साथ में कोई दो चीजें हैं, एक को आप जो है आग लगा दो, क्या दूसरी अपने आप जल जाएगी? अगर वो सटी हुई है, कोई भी चीजें साथ में लगी हुई है, सटी हुई है, तो साथ वाली भी जल जाएगी, लेकिन दूर है, बीच में गैप है, तो क्या उसकी एनर्जी वहां तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कंडक्शन के अंदर एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए, यानी
कंडक्शन के अंदर और कन्वेक्शन के अंदर एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम। तो ये जो कण है ना, एनर्जी से यहाँ इससे इसको ट्रेवल करनी है, तो बीच के ये जो मॉलिक्यूल हैं या एटम्स हैं, ठीक है, ये माध्यम बने हैं, इनके माध्यम, इनके अंदर से एनर्जी ट्रेवल हुई है, अपने आप सीधी ऊपर ऊपर ऐसे नहीं गई है, ठीक है ना, वो इनके अंदर से होती हुई गई है। तो ये पदार्थ है, मान लो कोई भी चीज, हमने कहा ना कि जैसे कि आयरन की रोड ले लें, लोहे की छड़ी है, तो वो लोहे का जो छड़ी है वो माध्यम बनी है एनर्जी के ट्रेवल का, ठीक है। बीच में अगर वो गैप होता, दो ये डिफरेंट, ये अलग अलग, बिल्कुल ये पॉइंट अलग और ये अलग, तो एनर्जी ट्रेवल नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में ये किसी मीडियम से, किसी माध्यम से जुड़े हुए नहीं है। अगर ये किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, जैसे ये बीच में दूसरे कण भी हैं, तो ये ऐसे एनर्जी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड है या गैसियस जो है मीडियम है, वहां पर भी मीडियम है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का है, इसके बीच में स्पेस है, लेकिन यहाँ पर भी ये ट्रेवल करके यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो ये ट्रेवल करके यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसमें ये चले नहीं, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, लेकिन ये खिसक के, क्योंकि बीच में खाली जगह है, तो ये यहाँ पहुंच गया, ये वाला यहाँ पे आ सकता है क्योंकि बीच में खाली जगह है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से एनर्जी, यहाँ पे भी इन कणों के माध्यम से ही एनर्जी ट्रेवल कर रही है। ऐसे ही गैसेज में है, दूर बेशक है, ठीक है, लेकिन क्या है, उनके माध्यम से ही यहाँ से ये साथ में ये गर्म हो गया तो ये एनर्जी लेके चल रहा है, ठीक है। दूसरे के संपर्क में आएगा तो दूसरे को भी गर्म कर देगा कहीं पर भी, ठीक है। तो यानी ये मीडियम के बिना काम नहीं करते हैं। कंडक्शन और जो कन्वेक्शन है उनके लिए कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई माध्यम होना आवश्यक है, चाहे वो सॉलिड है, गैसियस है या लिक्विड है। तो बिना माध्यम के वो काम नहीं करते हैं, बीच में कुछ अवश्य होना चाहिए। खाली स्पेस में, बीच में बिल्कुल कोई खाली जगह हो तो वहां पर एनर्जी ट्रेवल नहीं कर सकती है कंडक्शन या जो है कन्वेक्शन के फॉर्म में। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में क्या है, बिना मीडियम के, बीच में कुछ भी नहीं है, तब भी एनर्जी ट्रेवल कर सकती है। तो एनर्जी वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, बिना किसी का सहारा लिए खुद ब खुद ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। यानी इन बाकी में तो उनको क्या है, दूसरे किसी मीडियम का, दूसरे किसी उसका सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, खुद ब खुद, ठीक है, अपने बलबूते ट्रेवल कर सकती है, ठीक। तो निर्वात में, यानी जो वेव है, जो रेडिएशन है, ये गैस होगी तो उनके बीच में स्पेस है, उसके अंदर से जा सकती है, और जो बिल्कुल रिक्त जो है वहां से भी ये जो वेव्स हैं ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष के अंदर लंबी दूरियों तक जो एनर्जी का ट्रेवल होता है, ठीक है, तो जो तारे हैं उनसे ग्रहों को जो एनर्जी मिलती है, और बाकी तरह की जो एनर्जी वो सारी रेडिएशन के फॉर्म में ही ट्रेवल करती है, ठीक है, क्लियर। अब एक बार ये देख लेते हैं कि वेव क्या होती है, वेव का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इस तरीके से वेव होती है, इसमें अच्छे से नहीं बन पाया। तो एक वेव के अंदर क्या है, देखोगे एक कंटिन्यूअस चीज है, यहाँ पे एनर्जी का कंटिन्यूअसली प्रवाह है। ये यहाँ पे ये एनर्जी होती है ना, जैसे एक तार होती है किसी भी चीज की, मान लीजिए आपकी केबल है, मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी की है,
मान लो टेलीफोन की है, डेटा की केबल है, कुछ भी है, तो एक केबल होती है, एक तार होती है, उसमें कंटिन्यूसली किसी भी चीज का जो है वो प्रवाह होता है, वो बीच में कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो इसमें बीच में कोई ब्रेक नहीं है, जैसे कि कन्वेक्शनल करंट में ब्रेक होता है कहीं ना कहीं, तो ये कंटिन्यूसली जो है प्रवाह होता है एनर्जी का। ठीक है, लेकिन ये एक सीधी रेखा में नहीं होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूस तो सीधी भी हो सकती है, लेकिन ये क्या है, ऐसे नहीं होता है, बल्कि वेव के फॉर्म में होता है। तो सीधा लीनियर नेचर नहीं है, लाइन वाला नेचर नहीं है, बल्कि वेवी नेचर है। अब देखते हैं इसके कितने, एक ये जो उठा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है, ये उठा हुआ हिस्सा, ठीक है, ये निचला हिस्सा, ठीक है, ये अगली वेव का उठा हुआ हिस्सा, ये अगली वेव का नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो इसको नीचे वाले हिस्से को हम ट्रफ भी बोल सकते हैं। ट्रफ का मतलब होता है गर्त। ठीक है, तो ये गर्त है ना, गड्ढा है किस्म का। ठीक है, तो यानी वेव के अंदर एक वेव किससे बनती है, एक वेव में एक एंटीक्लीन होगा और एक सिनक्लीन होगा। ठीक है, एक ये हिल के जैसा होगा, ऊपर उठा हुआ हिस्सा होगा, और दूसरा गर्त, घाटी के जैसा, नीचा गर्त के जैसा होगा। यानी एक वेव में क्या हुआ, एंटीक्लीन जिसको बोलते हैं, इसको एंटीक्लीन बोलते नहीं है, ये एंटीक्लीन के जैसी शेप है, एंटीक्लीन। ये सिनक्लीन। ठीक है, तो एक वेव यानी एक एंटीक्लीन और दूसरा एंटीक्लीन, एक ये ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है, दूसरा ये ऊंचा ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी वेव की लंबाई कितनी है। तो यानी छोटी वेव्स हैं, आपने होगा ना कि लघु तरंग दैर्घ्य वाली किरणें, या छोटी विकिरण या बड़ी विकिरण, यहाँ पे छोटी और बड़ी से मतलब है कि उनकी लंबाई कितनी है। और लंबाई का मतलब क्या है, देखो एक वेव ये बना रखी है, और मान लीजिए जैसे दूसरी वेव अभी मैं बना रही हूँ, इसमें भी एंटीक्लीन सिनक्लीन है, लेकिन क्या है, इनके बीच की दूरी देखो मामूली सी है, थोड़ी सी है। ठीक है, तो यानी ये अलग तरंग दैर्घ्य वाली या अलग जो है वेवलेंथ वाली जो है वेव बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी वेव की वेवलेंथ आपको निकालनी है, तो दो एंटीक्लीन के बीच की जो दूरी है उसको ले लो, या फिर दो नीचे वाली, वो सेम ही बात होगी ना, तो ये तो बराबर होंगी, या तो ऊपर की तरफ से माप लो या नीचे की तरफ से माप लो। दो नीचे वाले, ये वाला नीचे वाला और उसका नेक्स्ट, दो कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब जो साथ में एक के बाद एक आते हैं लगते हुए, यूं नहीं कि एक ये ले लिया और ये तीसरा ले लिया, ऐसे नहीं। ठीक है, तो दो कंजिक्यूटिव एंटीक्लीन, ठीक है, या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच की, ट्रफ मान ले दो गर्तों के बीच की दूरी हो,
या फिर दो जो क्या बोलते हैं इसको एंटीक्लीन है, यानी इसके जो ऊपर उठे हुए से इनके बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। यानी ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, तो एक वेव की लंबाई कितनी हुई, इनके बीच दो वेव के बीच की दूरी ठीक है, ये माइनस में ये, तो इसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो आपकी वेवलेंथ होगी। क्लियर? और जो है तरंग दैर्घ्य जो शब्द हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, तरंग वेव का मतलब, वेव को हम तरंग ही बोलते हैं हिंदी में। तरंग दैर्घ्य, दैर्घ्य मतलब लेंथ समझिए, उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो वेवलेंथ कहिए या तरंग दैर्घ्य कहिए, यानी तरंग की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो दो कंजिक्यूटिव जो है एंटीक्लीन या दो कंजिक्यूटिव जो ट्रफ हैं, उनके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ अ, ये ये जो ऊपर का हिस्सा है उठा हुआ, और जो नीचे वाला हिस्सा है, एक लाइन यहाँ खींच दो इसकी सीध में। ठीक है, नीचे वाले की सीध में एक लाइन खींच दी और ऊपर वाले से लंब गिरा दिया इसके ऊपर। ठीक है, अभी समझ में इसका। ठीक है, ये वेव की हाइट हो गई, यानी ये वेव की लेंथ होगी कि दो उस तरीके साइड वाइज अगर हम बात करें साइड में, ठीक है, तो साइड वाइज एक तरंग और दूसरी तरंग के बीच की कितनी दूरी है, ठीक है, वो वेवलेंथ होगी। और उसी तरंग के एक ही वेव का निचला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा है, उनके बीच की जो दूरी है वो वेव की हाइट होगी। जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला इसकी सीध में, तो इससे सीधा हम कहेंगे लंब गिराना। लंब मतलब सीधा 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। टेढ़ी लाइन खींच के, यू अगर तुम्हें कहा जाए कि मापो, और तुम ऐसे नहीं करना है कि तुमने ये टेढ़ी लाइन खींच दी, नहीं, सीधा यहाँ से लंब गिराइए, और जो भी वो दूरी होगी वो उसकी वेव की हाइट है। ठीक है, क्लियर? तो ये दो दो टर्म हो गई हैं, वेव लेंथ, वेव हाइट, और तीसरी है एम्पलीट्यूड। वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, वेव एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक, ये जो है, अगर हम इसके बीचों बीच, ये जो इसकी हाइट होती है ना, ये होगी मान लीजिए इसकी हाइट, इसके बीचों बीच अगर हम एक लाइन खींच दें तो हमें लगा, यानी ये मीडियन लाइन, मीडियन यानी कि इनके वेव के बीच की लाइन, ठीक है, कि इसको, यानी आपकी जो एनर्जी थी उसको एक सीधी रेखा में जाना चाहिए था।
ठीक है, जैसे ये लाइन खींची ना मैंने, तो यानी इस एनर्जी को सीधी रेखा में ट्रेवल करना चाहिए था, यूं सीधा जाना चाहिए था। ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन ये सीधा गई नहीं। ठीक है, तो ये इसका विचलन हुआ, विचलन यानी अपने सेंटर से दूसरी बाहर की तरफ चलना। सेंटर तो यही था ना, इसको ऐसे चलना चाहिए था, ये इसका पाथ था, ये इसका रास्ता था, लेकिन ये अपने रास्ते से, अपने सेंटर से ये विचलित हो गई। और विचलन, ठीक है, विचलन मतलब चलन के साथ वी का मतलब होता बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये इधर ना चल के उधर, ठीक है ना, ये चली, ये इधर और फिर इधर, बीच में नहीं चल रही है, एक बार उधर चल रही है और एक बार उधर से, बीच में नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये वेव का विचलन है अपने रास्ते से। तो वेव कितनी विचलित है अपने रास्ते से, यानी अब इस लाइन से, जो सेंट्रल लाइन है, जो मीडियन लाइन है, जो बीच की लाइन है, ठीक है, उससे इधर ऊपर की तरफ यानी आधी, यहाँ पे तो पूरी वेव का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, उसकी टोटल जितनी भी लंबाई है वो वेव की हाइट है। ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड में क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड को हम कैसे मापेंगे कि जो वेव की जो मीडियन लाइन है, जो बीच की रेखा है, उसके एक तरफ या तो इधर का माप लो, यानी ये इस लाइन से, इस सेंट्रल लाइन से ये वेव इधर कितना, ये कितना विचलित हुई है, इधर कितना गई है, और इस साइड इधर से कितना गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इधर से इधर कितना गई है और इधर से इधर कितना गई है। ठीक है, इधर से इधर कितना गई है और इधर से इधर कितना गई, तो ये जो हाफ हो गया ना, हाइट में तो पूरी हो गई, ठीक, हाफ बीच की बात होगी ना, तो ये बराबर ही होगी, उधर भी उतना। ये तो जो मेरी वेव है अच्छी नहीं बनी है, अदरवाइज तो होती है ना, सेम ही रहेगा, जितना ऊपर की तरफ उतना ही नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो इस सेंट्रल लाइन से या मीडियन लाइन से यहाँ पे जो जितना जाएगी वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, वो उसके विचलन को दिखाता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड में और हाइट में जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। उसके बाद आते हैं वेव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वेव फ्रीक्वेंसी। तरंग आवृत्ति, हिंदी में शब्द है तरंग आवृत्ति। जैसे वो तरंग दैर्घ्य है लेंथ के लिए, तो तरंग आवृत्ति, आवृत्ति होता है किसी चीज की बारंबारता, कि कोई चीज कितनी बार बार हो रही है। ठीक है, जैसे बारंबारता, किसी चीज का बार बार आना क्या होता है, बारंबारता होती। तो वेव की बारंबारता कितनी है, वो उसको कैसे मापेंगे। अब ये जैसे बार बार कर रहे हैं ना, कितनी बार, कितनी, तो ये हम किसके संदर्भ, ये कितनी बार किसके, ये टाइम के संदर्भ में। जैसे है ना कि दिन का आना, दिन रात का बारंबारता कितनी है। ठीक है, तो दिन प्रत्येक 12 घंटे के बाद आता है या 24 घंटे के बाद। ठीक है, और जैसे महीना है प्रत्येक 15 यानी 30 दिन के बाद महीना है। ठीक है, पाक्षिक है प्रत्येक 15 दिन के बाद है। तो ये होती है, यानी यहाँ पे हम क्यों कितनी बार की बात कर रहे हैं, तो वो किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, टाइम के संदर्भ में ही हम गिनते हैं। ठीक, हम कर रहे हैं कितनी बार या बारंबारता, उसके लिए रेफरेंस जो लेते हैं हम वो टाइम का लेते हैं, कि कितने टाइम में कोई चीज कितनी बार होती है। हम होते हैं ना कि साप्ताहिक अखबार है, यानी ऐसा अखबार जो सप्ताह में छपता है, यानी सप्ताह में एक बार छपता है, इसकी बारंबार हम कहेंगे दैनिक अखबार। ठीक है, जो प्रत्येक दिन यानी प्रत्येक 24 घंटे के, उसकी बारंबारता कितनी है, प्रत्येक 24 घंटे के बाद जो है वो छपता है। ठीक है, साप्ताहिक प्रत्येक एक सप्ताह के बाद छपता है, मासिक है प्रत्येक एक महीने के बाद छपता है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, टाइम हम लेते हैं। ठीक है, कि कितने टाइम में कोई चीज कितनी बार होती है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेव की फ्रीक्वेंसी की। ठीक है,
अब वेव की फ्रीक्वेंसी, तो हम एक रेफरेंस बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे कोई भी चीज लगा दी, कोई रोड लगा दिया, कोई भी एक चीज लगा दी, जैसे मापने के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ यहाँ पे लगा दिया, ठीक, और आपने यहाँ पे कोई चीज है जो वेव जनरेट करते हैं, जैसे प्रकाश की भी तरंग होती है, तो कोई भी चीज है, ठीक है। तो मान लिया आपने बटन दबाया और यहाँ से वेव क्रिएट हुई, वेव ने चलना स्टार्ट किया, यानी होता है ना जो कि लेजर होता है, आप बटन दबाओ तो वेव क्रिएट होगी, ठीक है। तो यानी यहाँ आपने जो है क्रिएट किया, और ये एक रेफरेंस बिंदु ले लिया, यहाँ पे मापेंगे और समय ले लेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर इस यानी इसके पार से, यानी इसके ऊपर से, इस मान लो आपका कोई भी पेन है, कोई भी चीज है, मतलब रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, इसके ऊपर से कितनी गुजर के चली जाएंगी, ठीक है। अब ये देखो, अगर तुम्हारी तरंग बड़ी है तो मान लो अगर हम 1 सेकंड का टाइम लेते हैं, तो 1 सेकंड में मान लो ये गुजर गई 5 वेव, 5 पूरी वेव, ठीक है। 5 वेव में ये एंटीक्लीन, एक वेव में एंटीक्लीन और सिंक्लीन दोनों शामिल है, ठीक है, दूसरी एंटीक्लीन सिंक्लीन, यानी 1 सेकंड के अंदर ये 5 वेव इस पॉइंट के ऊपर से गुजर गई, ठीक है। टाइम हो गया 1 सेकंड, पॉइंट स्क्वायर, यहाँ से 5 वेव गुजर गई। लेकिन अगर तुम्हारी वेव बिल्कुल छोटी हो इस तरीके से, तो ये कम से कम उसके 10 गुजर जाएंगी, कि 10 वेव